हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अचीव एक्सीलेंस इन कॉमर्स बाय मानसी जवेरी। सो आज हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि हम अकाउंट्स क्यों लिखते हैं। ठीक है, सो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना कि हम अकाउंट्स क्यों लिखते होंगे। तो जो भी रीजन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वही आपके ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, जो मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको। सबसे पहले दिमाग में आपके क्या आएगा कि हमारी जो फर्म या हमारी जो कंपनी है उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, ये जानने के लिए हम अकाउंट्स जो है वो लिखते हैं। ठीक है, फिर परमानेंट रिकॉर्ड, मतलब हमने जो भी अकाउंट्स लिखे हैं वो उसकी एंट्री आपको कभी भी चाहिए तो मिल जाएगी। ठीक है, फिर टैक्स की लायबिलिटीज पे करना। तो ऐसे दो तीन चीजें जो है वो ऑलरेडी आपके दिमाग में आ गई होगी कि हम अकाउंट्स क्यों लिखते हैं। इसका आंसर जो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो बस वही हम आज लिखने वाले हैं, वही समझने वाले हैं। जो दो तीन पॉइंट आपको आते हैं वो तो है ही अकाउंट्स के ऑब्जेक्ट्स। उससे ज्यादा जो है वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स। चलिए, तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम जो है अकाउंट्स लिखते हैं, उसका सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैं अभी ही बोल रही हूँ हम अकाउंट्स लिखते हैं। कभी हमने ऐसा बोला है कि हम अकाउंट्स बोल देंगे। ठीक है, एक साल का पूरा अकाउंट्स क्या हम लर्न कर सकते हैं अपने दिमाग में, किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का नहीं। तो अकाउंट जो है वो हम लिखते हैं। इससे क्या होता है, परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। आपको कभी भी चाहिए ना तो वो मिल जाएगा। तो यही हमारा पहला ऑब्जेक्ट होता है कि हमें जब भी अकाउंट्स लिखे होंगे तो हमें कभी भी इसकी जरूरत होगी तो वो मिल जाएंगे। तो यही हमारा पहला पॉइंट है, परमानेंट रिकॉर्ड। ठीक है, परमानेंट रिकॉर्ड। तो जरूरी नहीं है कि हम हर बार अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, आजकल क्या होता है ना, हर एक फर्म जो है, हर एक कंपनी जो है मोस्टली पीसी यानी कंप्यूटर पे अपना अकाउंट्स लिखती है। उससे भी क्या होता है, परमानेंट रिकॉर्ड रहता है ना। ठीक है, हार्ड डिस्क में वो लोग सेव कर लेते हैं, पेन ड्राइव। ठीक है, उसमें सेव हो जाता है रिकॉर्ड। तो डेटा जो है वो कभी भी आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला अकाउंट लिखने का फायदा, सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। आपको कभी भी चाहिए तो वो रिकॉर्ड जो है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं कि हम जो है अकाउंट्स क्यों लिखते हैं। टू नो इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। टू नो इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। हम अकाउंट्स क्यों लिखते हैं, तो जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं ना उसकी इफेक्ट क्या हुई है। ठीक है, कभी कभी कोई ट्रांजेक्शन की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ होता है, कभी कभी किसी ट्रांजेक्शन की वजह से हमें लॉस हुआ होता है ना। तो क्या हुआ है, किसी भी ट्रांजेक्शन को करने से हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या उसकी इफेक्ट हुई है। ठीक है, हमारे फर्म पे या हमारे बिजनेस पे, वो हम जान सकते हैं। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट रहता है कि हम अकाउंट्स लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर एक ट्रांजेक्शन का हमारे बिजनेस पे इफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये दूसरा पॉइंट भी। उसके बाद देखो, लर्न करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। परमानेंट रिकॉर्ड, मतलब हम अकाउंट्स लिखते हैं तो उसका परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। फिर टू नो इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, देन टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स। ठीक है, आगे क्या लिखा है मैंने, तो हम जो है जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, उस पे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स कौन से होते हैं। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, हमें लॉस हुआ है तो वो क्यों हुआ है, वो जो है हम अकाउंट्स लिखने से जान सकते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, नंबर 4, टू नो क्वांटम ऑफ पेएबल। इसका मतलब क्या है, क्वांटम मतलब साइज। ठीक है, क्वांटम मतलब साइज। तो देखो होता क्या है ना, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो हमारा देखा है तो आपको पता होगा कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, सपोज यहाँ पे हमने परचेज किया है। ठीक है, परचेज किया है, अमाउंट है 10,000 रुपीज, और ये जो ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ये जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट।
क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि हमने परचेज तो कर लिया पर उसका पेमेंट हमने अभी तक नहीं किया, तो ये ट्रांजेक्शन हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन बन जाएगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो जब भी हम परचेज करते हैं क्रेडिट से तो हमें पे करना पड़ेगा ना अमाउंट, 10,000 हमें पे करना है। ठीक है, तो पेबल्स वो हमारे बन जाएंगे, हमें कितनी अमाउंट पे करनी है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, हमें कितने पैसे पे करने हैं वो हमें पता चलेगा अगर हमने अकाउंट्स लिखे हैं तो, क्योंकि ये तो एक ट्रांजैक्शन बोला मैंने। ठीक है, तो ये जो है हमने ए के पास परचेज किया है, ये अमाउंट हमने बी के पास से भी कुछ परचेज किया है, सपोज 5,000 का क्रेडिट परचेज किया है, सी के पास से हमने 2,000 का क्रेडिट परचेज किया है। तो ये सारी अमाउंट हमें कहाँ से पता चलेगी? अगर हमने प्रॉपर अकाउंट्स लिखे हैं तो ही हमें पता चलेगी ना कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हमें सबको कितना पे करना है। ठीक है, हमें टोटल पे कितना करना है पेएबल्स को, वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमने पूरे अकाउंट्स लिखे हैं तो ही पता चलेगा। समझ में आ रही है बात? तो यही है कि हमने जो भी क्रेडिट से परचेज किया है तो लोगों को हमें कितने पैसे पे करने हैं ना, वो कहाँ से पता चलेगा? अगर हमने अकाउंट्स लिखे हैं तो ये भी एक हमारा ऑब्जेक्ट है। सेम वे में देखो, सेम वे में अगर हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं वैसे ही हम क्रेडिट पे सेल भी तो करते हैं ना। देखो, कोई कस्टमर आया, उसने क्या बोला कि अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा, तो हम उसे क्रेडिट सेल करेंगे ना। तो हमने सपोज यहाँ पे एक्स को सेल किया 5,000 रुपीज का क्रेडिट पे सेल। ठीक है, कैश नहीं लिया, उसके पास कैश नहीं है, तो हमने बोला ठीक है कुछ नहीं, ले जाओ गुड्स जो है हमने उसको सेल कर दिया। ठीक है, क्रेडिट पे। तो ये जो सारी अमाउंट होती है वो भी कहाँ से पता चलेगी? टोटल। तो ये जो सारी क्रेडिट सेल की जो अमाउंट है वो भी हमें कहाँ से पता चलेगी? जब हम अकाउंट्स लिखेंगे तभी पता चलेगी ना। तो क्रेडिट सेल करेंगे तो हमें पैसा लेना है ना कस्टमर के पास से। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया नंबर 5, टू नो क्वांटम ऑफ रिसीवेबल्स। ठीक है, तो हमें लोगों के पास से, कस्टमर के पास से कितना पैसा लेना है वो कहाँ से पता चलेगा? तो अगर हमने प्रॉपर अकाउंट्स लिखे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि देखो एक्स के पास से इस साल हमें 5,000 रुपीज लेने हैं, वाई के पास 2,000, जेड के पास 1,000, टोटल अमाउंट भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज चाहिए आपको वो हम अकाउंट से पता कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे हमारा एक रीजन है टू नो क्वांटम ऑफ रिसीवेबल्स। क्लियर? चलो, तो आई गेस यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एक बार क्विकली मैं वापस रिपीट कर दूंगी ताकि आप भूल ना जाए। देखो, परमानेंट रिकॉर्ड मतलब हम जो भी अकाउंट्स लिखते हैं या तो हम कंप्यूटर में लिखेंगे या तो हम हमारे जो भी अकाउंट्स की बुक है उसमें लिखेंगे, तो उसका परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, देन टू नो इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया है उससे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, वो सारी चीज हम जान सकते हैं। टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, मतलब जो भी हमारे ट्रांजेक्शन है उसके इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स कौन से वो भी हम जान सकते हैं। देन पेएबल्स कितने हैं, रिसीवेबल्स कितने हैं, वो हमें यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा अगर हमने अकाउंट्स लिखा है तो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद नंबर 6। देखो, मेनली हमारे 9 जो है वो ऑब्जेक्टिव्स है। यहाँ पे 5 तक तो बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए, देन टू नो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, टू नो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बिजनेस। अगर हमने यहाँ पे अकाउंट्स लिखा है तो हमें पता रहेगा कि हमारा जो बिजनेस है उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। ठीक है, अगर हमारी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है तो कितना है, क्यों है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। अगर आपने पूरे साल का यहाँ पे अकाउंट्स लिखा है तो आपका बिजनेस का जो भी इकोनॉमिकल स्टेटस है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल था यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे नंबर 7, टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी। टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, तो अगर आपने अकाउंट लिखा है तो मेन हमारा मोटिव जो होता है वो यही होता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ है, यही हमारा जो है वो मेन मोटिव होता है।
तो ये तो आपको पहले से ही पता है ना कि टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, हम प्रॉफिट कितना हुआ है ये जानने के लिए अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है, तो ये सबको पता है। ठीक है, इसके अंदर मैं डीपली आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। चलिए, उसके बाद नंबर 8, और क्या हो सकता है जिसकी वजह से आप अकाउंट्स लिखते हो। तो मैंने पहले ही बोला कि टैक्स की जो आपकी लायबिलिटी है वो कितनी होगी। ठीक है, वो जानने के लिए हमें अकाउंट्स लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटीज, टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटीज। ठीक है, तो टैक्स आपको कितना पे करना होगा, आपको टैक्स जो है वो कितना पे करना होगा वो कैसे पता चलेगा। तो आपको पता है, आप जो है टैक्स अपने अकाउंट्स लिखा होगा ना, उसमें जो भी आपका प्रॉफिट दिखाएगा उस पे आपको टैक्स जो है वो पे करना होता है। तो अगर आपने अकाउंट्स लिखे नहीं है तो आपकी टैक्स की जो लायबिलिटीज है वो कैसे डिसाइड होगी, समझ में आया। तो उसके लिए अकाउंट्स लिखना कंपलसरी होता है। तो ये मेन जो है हमारा पॉइंट है, टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। क्लियर। और लास्ट में हम सोचेंगे कि अकाउंट्स हम क्यों लिखते हैं। तो जो भी हम हमारे फर्म में जो भी फ्रॉड होता है, जो भी एरर होती है, ठीक है, उसको हम फाइंड करें और उसको हम रोक पाए। ठीक है, जो भी फ्रॉड हो रहा है ना हमारे फर्म में या हमारे बिजनेस में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम अकाउंट्स लिखते हैं। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है नंबर 9, टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड्स। क्लियर। सो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है कि हम जो है हमारे फर्म में जो भी एरर हो रही है, जो भी डिफेक्ट हो रहा है उसको हम फाइंड करें। ठीक है, और जो भी फ्रॉड हो रहा है उसको फाइंड करें और उसको हम रोकने की कोशिश करें। ठीक है, सो मोस्टली बहुत सारे बिजनेस में क्या हो जाता है ना कि बहुत अकाउंट्स लिखने में भी एरर्स हो जाता है। तो वो भी अगर आपने पर्टिकुलर अकाउंट्स लिखे तो उसका एनालिसिस करके हम फाइंड कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे बिजनेस में, हमारे जो शॉप है, हमारी जो भी फर्म है, जो भी व्हाटएवर जो भी आपका बिजनेस है, उसमें कोई भी फ्रॉड हो रहा है, अगर आपने पर्टिकुलर अकाउंट्स लिखा है तो उसका एनालिसिस करके आप वो फ्रॉड को फाइंड कर सकते हैं, उसको आप रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट है, मतलब हम अकाउंट्स क्यों लिखते हैं उसके रीजंस है। ठीक है, सो आपको ये समझ में आ गए होंगे, आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।